बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल मेथड। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी इंसानी फलाह व बहबूद के लिए बायोलॉजी क्या खिदमात सर अंजाम दे रही है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। अब बायोलॉजी एंड साइंस ऑफ मैनकाइंड। अब साइंस ऑफ बायोलॉजी हेल्प मैनकाइंड इन मैनी वेज। अब साइंस ऑफ बायोलॉजी हेल्प कर रही है इंसानी फलाह व बहबूद की बहुत ज़्यादा तरीक़ों से। अगर उसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, हाई लिविंग स्टैंडर्ड। अब ये जो हेल्प कर रही है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा हाई है। कैसे है? फूड प्रोडक्शन इंक्रीज। अब इसके ज़रिए फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, यानी जो फूड की प्रोडक्ट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हो रही है। किसकी वजह से? बायोलॉजी की वजह से। और उसके साथ साथ कम्बैटिंग डिजीज़, यानी जो डिजीज़ है उस जो डिजीज आ चुकी है या जो डिजीज प्रीवियस मौजूद है उसके साथ साथ मुकाबला भी किया जा सकता है। किसकी टेक्निक से? बायोलॉजी की। ठीक है। और उसके साथ साथ प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट, इसके जरिए प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जाता है किसको? एनवायरनमेंट को। ठीक है। ये किस किस टेक्निक तब अप्लाई की जा रही है? किसके जरिए? बायोलॉजी के जरिए। इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनिजम्स। अब बायोलॉजी के जरिए हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं किसके अंदर? ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटी, जो वैरायटी एग्जिस्ट है पहले से मौजूद है उसको उस वैरायटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। और उसके साथ साथ न्यू हाई जील्ड, जो न्यू जील्ड है प्रोडक्ट है उसको भी क्या किया जा सकता है? हाई किया जा सकता है। डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज। अब एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ऐसी वैरायटी क्या क्रिएट की जाती है जो वो डिजीज रेजिस्ट हो, यानी उनके ऊपर आसानी से किसी भी डिजीज का हमला ना हो। अब डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज किसके अंदर क्रिएट की जाएगी? प्लांट्स और एनिमल्स के। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग, इसके अब इसमें जो ब्रीड किया जाएगा वो उस ब्रीड को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी जो पेरेंट्स होंगे वो क्या है, मखसूस कैरेक्टरिस्टिक्स के मालिक होंगे, उनके अंदर ब्रीडिंग की जाएगी। उससे जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? हेल्दी होगी। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर क्या हो सकता है? जेनेटिक्स गिव बेटर। अब जेनेटिक्स, इनके अंदर जो जेनेटिक्स होगा वो क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। इसकी वजह से वीट, राइस, कॉर्न, चिकन, काऊ, शीप, इनकी वैरायटी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। और उसके साथ साथ पोल्ट्री ब्रीड्स, जो पोल्ट्री ब्रीड्स है ये चूजे वगैरह हैं वो क्या हो सकते हैं? चीप हो सकते हैं, सस्ते, और उनके लिए टाइम रिक्वायर्ड हो क्या होगा? यानी कम होगा। क्विकली क्या है, इनकी प्रोडक्शन होती जाएगी। और वाइट मीट, जो मीट होगा सफेद गोश्त ही होता है उनका ज्यादातर, तो वो उसकी प्रोडक्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। किसके अंदर? सेलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर। लेकिन ये डिस्कस कर किसमें हम कर रहे हैं? बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन्स टू ऑर्गेनिज्म। अब इंट्रोड्यूस करवाना है डिजायरेबल जीन्स को, अपनी मनपसंद की जीन्स को ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। इसकी एग्जांपल है ट्रांसजेनिक प्लांट और क्लोनिंग। ट्रांसजेनिक प्लांट और क्लोनिंग भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले हम देख लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। अब ये प्लाज्मिड लिया हुआ है, प्लाज्मिड एक्ट करता है एज ए वेक्टर। ये किससे लिया जाएगा? होस्ट सेल से। ठीक है। अब डिजायरेबल जीन्स हमने लेनी है किसी भी दूसरे सेल से। अब इससे डिजायरेबल जीन हमने ले ली है, टारगेट जीन लेने के बाद इसको हमने कट किया है। ठीक है। कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होते हैं। देखिए, कटिंग वेक्टर एंड डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होंगे। इसको कट करने के बाद इसको इसके साथ पेस्ट कर देंगे। इससे जो पोर्शन लिया हो जाएगा टारगेट जीन। ठीक है। डिजायरेबल जीन जो लेंगे इसके साथ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने को हम कहेंगे लाइगेट। लेकिन पेस्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा वो क्या होगा? लाइगेज। अब लाइगेज, अब ये जो बन चुका है, ये जो न्यू सेल बन चुका है, न्यू प्लाज्मिड, इसको रिकम्बिनेंट वेक्टर्स कहेंगे। इसको रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड भी कह सकते हैं, रिकम्बिनेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। वेक्टर क्योंकि प्लाज्मिड एक्ट एज ए वेक्टर, वेक्टर के तौर पर यूज होता है। अब वेक्टर कंटेनिंग टारगेट जीन। अब ये देखें, वेक्टर के अंदर टारगेट जीन है कंटेनिंग, उसको होस्ट सेल के अंदर दोबारा रख देंगे। जब होस्ट सेल के अंदर दोबारा रखेंगे, ये होस्ट सेल बैक्टीरिया का हो सकता है,
तो ये क्या है, अपनी रेप्लिकेशन करेगा, जब रेप्लिकेशन करेगा तो ठीक है, उसके बाद इसके बहुत ज़्यादा क्या है कॉपीज बन जाएंगी, ठीक है। इसी तरह हमने जो टारगेट जीन की ये भी बहुत ज़्यादा कॉपीज बन चुकी है, तो इस तरह ये टारगेट जीन बहुत ज़्यादा हम हासिल कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस प्रोसेस के ज़रिए हम इंसुलिन की तैयारी ज़्यादातर करते हैं। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स, हमने ये कहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ट्रांसजेनिक प्लांट्स आ जाते हैं और क्लोनिंग आ जाती है। इसकी एग्जांपल है, अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स विद फॉरेन डीएनए यानी डिजायरेबल क्वालिटी। अब प्लांट्स कौन सी क्वालिटी के साथ, डिजायरेबल क्वालिटी इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल। अब प्लांट्स के अंदर, अब मखसूस प्लांट के अंदर अगर डिजायरेबल क्वालिटी इंट्रोड्यूस करवा दी जाए, इनकॉर्पोरेट करवा दी जाए, उसी प्लांट को क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे। यानी एक प्लांट के अंदर दूसरे प्लांट की, एक प्लांट के अंदर दूसरे प्लांट की डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक या डिजायरेबल क्वालिटी क्या है इनकॉर्पोरेट करवा दी जाए, वो प्लांट क्या कहलाएगा, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है। फर्ज किया कि ये एक प्लांट है, इसके अंदर ये क्या है, इसकी रूट्स हैं, एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमिफेशियंस, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया होस्ट सेल है। अब हमने क्या है, टारगेट जीन लेना है, टारगेट डीएनए, मखसूस डीएनए लिया, फर्ज किया इसके, इससे लेने के बाद इसको हमने इसमें क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया। जब लाइगेट, ये फिनोमेना दिखाया गया, लाइगेट करने के बाद ये क्या है, एक यानी ट्रांसजेनिक सेल बन चुका है। अब इसको अंदर जब ये चीज बन चुकी है, ये सेल ट्रांसफॉर्म्ड सेल बन चुका है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म सेल को हम क्या है, कल्चर सेल्स के अंदर रखेंगे, यानी मीडिया के अंदर रखेंगे, केनोमाइसिन इसके अंदर डालेंगे, केमिकल्स वगैरह। जब इसको कल्चर के अंदर रखने के बाद मखसूस टेम्परेचर और केमिकल देंगे, तो ये दोबारा क्या है, न्यू प्लांट बन जाएगा, ये ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाएगा। प्लांट लेट, ठीक है, छोटा सा बन गया है, यही दोबारा ग्रो कर जाएगा और क्या बन जाएगा, ट्रांसजेनिक प्लांट। सेल ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, उसका दोबारा ये सेल लिया जा सकता है। ये सेल लिया है हम ट्रांसजेनिक प्लांट का, इस तरह हमने एक सेल से यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में उसकी कैरेक्टरिस्टिक को क्या है, इनकॉर्पोरेट करवा दिया है, डिजायरेबल क्वालिटी को इनकॉर्पोरेट करवा दिया, इसको क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब क्लोनिंग, क्लोनिंग के अंदर जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज हमने हासिल करनी है किसकी, ऑर्गेनिजम्स की। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और सेल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑर्गेनिज्म की हमने क्या है, प्रोड्यूस करनी है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, क्लोनिंग का प्रोसेस कहेंगे। इसमें हमने एक सेल लिया है सोमैटिक सेल, दूसरा लिया है सेल। इस सोमैटिक सेल से जो सेल लिया है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसको हमने निकाल लिया, ठीक है। निकालने के बाद इस न्यूक्लियस को हमने जो दूसरा सेल लिया था, एग सेल, इस एग सेल के अंदर में से जो न्यूक्लियस था उसको निकालने के बाद रिमूव कर दिया। जब निकालने के बाद रिमूव कर दिया है, ये वाला सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस इसके अंदर इंकॉर्पोरेट करवा दिया है, ठीक है। जब इसके अंदर हमने ये इस न्यूक्लियस इंसर्ट इंकॉर्पोरेट करवा देना है, तो ये सेल बन जाएगा, ठीक है। ये एक एग, अब ये एग सेल के अंदर न्यूक्लियस आ चुका है किसका, सोमैटिक का। न्यूक्लियस फ्यूज विद डीन्यूक्लिएटेड एग सेल, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस फ्यूज हो चुका है डीन्यूक्लिएटेड एग सेल, यानी अब इस, ये न्यूक्लियस इस क्या है कि सेल के अंदर आ चुका है, ये सेल बन चुका है। अब इसको हम बकायदा क्या है, किसी इसको टेम्परेचर देंगे और उसके साथ साथ मदर की हम क्या है यूट्रस के अंदर अगर रखेंगे, तो ये दोबारा क्या है, न्यू क्लोन बन जाएंगे। अब न्यू क्लोन जब ये बन चुके हैं, यही न्यू क्लोन जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज होंगी किसकी, ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। क्लोन बनाने के प्रोसेस को क्लोनिंग कहते हैं। इसके अंदर जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑर्गेनिजम्स की बनती है, लेकिन ये प्रोसेस कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब अगर हम बात करें इनकी टेक्निक्स की, अब इसके अंदर टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, डिफरेंट टू प्रोड्यूस डिजायरेबल वैरायटीज। अब हम इसके अंदर डिफरेंट क्या है, डिजायरेबल वैरायटीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसकी हम डिस्कस कर लेते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। इसके अंदर एक टेक्निक आ जाती है टिश्यू कल्चर टेक्निक। हमने पीछे ये देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल की बात की थी, उसके साथ साथ कॉलोनी की। अब हम बात करेंगे किसकी, टेक्निक्स की। उस टेक्निक्स के अंदर
हमने बात करनी है टिश्यू कल्चर टेक्निक की। अब टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर टिश्यू के जरिए हमने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना है, लेकिन टिश्यू क्या होंगे, टिश्यू को रखा जाएगा मीडियम के अंदर, मीडियम में जब रखा जाएगा इसके अंदर मखसूस टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट दिए जाएंगे तो उनके अंदर डिवीजन होगी, कैलोस बनेगा, कैलोस। ठीक है, कैलोस क्या होगा कि गुच्छा होगा किसका, सेल्स का। ठीक है, अब ये कैलस से क्या बन जाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब उसके साथ साथ इसकी हमने टेक्निक्स के अंदर बायोलॉजिकल कंट्रोल को डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी के अंदर कैसे कंट्रोल को होता है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब बायोलॉजी के अंदर हम टेक्निक डिस्कस करेंगे, एक टिश्यू कल्चर टेक्निक, बायोलॉजिकल कंट्रोल, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। सबसे पहले आती है टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब रेजिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम टिश्यू, मैंने पहले बताया है कि इसके अंदर रेज करना है, ग्रो करना है न्यू प्लांट्स, किसके जरिए, टिश्यू के जरिए। के अब है केपेबल ऑफ रेजिस्टिंग पेस्ट एंड पैथोजन। अब उसके साथ साथ इसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करनी है पेस्ट और पैथोजन। ठीक है, बीमारी फैलाने वाले हशरात, कीड़े मकोड़े को हम पेस्ट और पैथोजन कहेंगे, लेकिन जो वैरायटी आएगी उसके अंदर हमने ऐसी रेजिस्टेंस क्रिएट करनी है ताकि ये पेस्ट और पैथोजन का उनके ऊपर असर ना हो। अगर हम इसमें बात करें एग्जाम्पल की, फंजीसाइड्स है। अब फंजीसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स टू किल फंजाई, ऐसे केमिकल होते हैं जो फंजाई को किल करेंगे। पेस्टिसाइड, केमिकल टू कंट्रोल पेस्ट। अब इसके अंदर हम ऐसे केमिकल यूज करेंगे जो कंट्रोल करेंगे किसको, पेस्ट को। इंसेक्टिसाइड, केमिकल टू किल इंसेक्ट। अब ऐसे केमिकल यूज करेंगे जो किल करेंगे इंसेक्टिसाइड, जो किल करेंगे इंसेक्ट्स को। फंजाई, पेस्ट और इंसेक्ट, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, ये टिश्यू कल्चर टेक्निक में आएंगे। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल, अब बायोलॉजी के अंदर कंट्रोल, हमने कोई भी हजार्ड्स आई है, कोई भी बीमारी आई है, उसको कंट्रोल करना है किसके जरिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए। देखें, कंट्रोल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, एलिमिनेट ऑल हजार्ड्स, तमाम खतरात को हमने खत्म करना है किसका इस्तेमाल करते हुए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रोल सच फंगस, पेस्ट एंड इंसेक्ट। अब लेकिन हमने कंट्रोल किसका करना है, फंगस का, पेस्ट का और इंसेक्ट का। अब कैसे कर सकते हैं कि उनका आपस में कंपटीशन करवा दें या किल कर दें, किल भी किसके जरिए करना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एफिड। एफिड अटैक करता है वॉलनट ट्री के ऊपर, इसका जो फ्लोएम होता है ना, उस फ्लोएम के अंदर एफिड अपने क्या है, अपना माउथ जो होता है ना उसके अंदर इंसर्ट कर देता है, तो तमाम जो फूड है सक करता रहता है। लेकिन इस एफिड को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसके जरिए, वास्प के जरिए। वास्प पैरासाइट ऑफ एफिड। ठीक है, यानी ये जो वास्प है ये पैरासाइट है किसका, एफिड का, यानी इसके ऊपर अटैक करेगा, उसको खत्म कर देगा। देखें, एफिड अटैच वॉलनट ट्री। ठीक है, कंट्रोल बाय वास्प, बेड होती है। ठीक है, अब ये वास्प पैरासाइट ऑफ एफिड, यानी ये वास्प पैरासाइट है किसका, एफिड का, इसको खत्म कर देगा। इस तरह हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए क्या कंट्रोल कर लेंगे और वॉलनट ट्री को बचा लेंगे। बायोपेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड के अंदर हम ऐसी यानी बायोपेस्टिसाइड के जरिए ऐसी पेस्टिसाइड को यूज करेंगे जिसके जरिए हम बायो यानी लाइफ को कंट्रोल कर सकेंगे। अब बैक्टीरिया एंड फंजाई, आपको पता है बैक्टीरिया के जरिए एंटीबायोटिक यूज होती है, वो एंटीबायोटिक बनाई जाती है, सॉरी टू से बनाई जाती है, फिर उसी एंटीबायोटिक को यूज करते हुए हम बैक्टीरिया को भी किल कर सकते हैं और उसके साथ साथ फंगस का भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, अब इस इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के अंदर हमने पार्टिकुलर डिजीज को कंट्रोल करना है या उसके साथ साथ पार्टिकुलर के साथ साथ ऑल कॉमन डिजीज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के अंदर देखें, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलर डिजीज। अब इसके अंदर इफेक्टिव कंट्रोल होना है पार्टिकुलर डिजीज का और उसके साथ साथ या इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ऑल कॉमन डिजीज। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलर डिजीज यानी पार्टिकुलर डिजीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं या इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ऑल कॉमन डिजीज, उसके साथ साथ ऑल कॉमन डिजीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल पॉसिबल मेथड टू इरेडिकेट इट। ठीक है, अब इसके जरिए बीमारी के तमाम पॉसिबल मेथड जो है हम खत्म कर सकते हैं। इरेडिकेट इट होता है कि खत्म कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कंट्रोल रोल ऑफ कम्युनिटी। इसके अंदर अप्रोप्रिएट मेथड को यूज करना है और हमने कंट्रोल करना है रोल ऑफ कम्युनिटी का। देखें, इंटीग्रेटेड
मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के अंदर हमने क्या करना है, इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, पेशेंट केयर, मरीज की हम हिफाजत कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर न्यू एक्सपेरिमेंट बना सकते हैं, सोशल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एपिडेमोलॉजिकल सर्विलियंस कर सकते हैं। एपिडेमोलॉजी होता है इंसिडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एपिडेमोलॉजी होता है इंसिडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। अब जो इंसिडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज है वो कैसे पॉसिबल है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे सर्विलियंस। ये था इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, अब ये जो हाइड्रोपोनिक कल्चर की टेक्निक है ये एरिएटेड वाटर के अंदर की जाएगी, यानी एयर के अंदर की जाएगी, ये सॉइल के अंदर नहीं होती, क्योंकि सॉइल इसको इस टेक्निक के लिए बकायदा क्या है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड कर सकती, ठीक है, क्योंकि सॉइल क्या है, एक कम्प्लेक्स मीडियम है। अब इस हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल, यानी जो एस्ट्रोनट्स होते हैं ना, जो एस्ट्रोनट्स वो क्या किसको ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह को। ये देखें, अब हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, अब इसके लिए, इस टेक्निक के लिए सॉइल ही हम यूज कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सॉइल क्या है, सॉइल वेरी कम्प्लेक्स मीडियम है, ये बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स मीडियम है, यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, सॉइल के अंदर ये इम्पॉसिबल है कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाए फॉर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसके अंदर जो मखसूस न्यूट्रन है वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इसकी पूरी नहीं होती, ठीक है, प्लांट्स वगैरह की। यूज टू टेस्ट इट नेसेसिटी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, अब इसके अंदर क्या हमने क्या यूज करना है ताकि टेस्ट किया जाए किसके जरिए, इस मखसूस न्यूट्रिएंट के जरिए, ठीक है। अब इसका मेथड क्या हो सकता है, देखिए, प्लांट्स ग्रो इन एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर के अंदर प्लांट क्या होगा, ग्रो करेगा, और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट एंड मिनरल एंड सॉल्ट, इसके अंदर न्यूट्रिएंट, मिनरल और सॉल्ट एरेटेड वाटर के अंदर हम डालेंगे, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ आर एडिड, ठीक है, इनकी मौजूदगी, न्यूट्रिएंट, मिनरल और सॉल्ट की मौजूदगी में ग्रोथ होगी, और उसके साथ साथ इसका क्या है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ आर एडिड, ठीक है। नॉट फिजिबल फॉर लैंड प्लांट, अब ये लैंड प्लांट के लिए फिजिबल नहीं है, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। एस्ट्रोनॉट्स यूज इट टू ग्रो वेजिटेबल, ठीक है, माहिर फल्कियात है इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं ताकि वेजिटेबल को ग्रो किया जाए। देखें, ये एयर पंप है, ये रेजर वायर है, ये एरेटेड एयर के अंदर फिक्स किया गया है। जब एयर के अंदर फिक्स किया गया है, ठीक है, रेजर वायर के अंदर वाटर न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं, यानी इसके अंदर साल्ट, न्यूट्रिएंट और मिनरल, यानी न्यूट्रिएंट, मिनरल और साल्ट इसके अंदर डाले गए हैं रेजर वायर के अंदर, और इसके जरिए ये न्यू पैदावार ली जा रही है। ये काम एयर के अंदर किया जा रहा है, एरिएटेड वाटर है, ठीक है। इसके जरिए जो ग्रोथ होगी मैक्सिमम वो किसकी होगी, वेजिटेबल्स एटसेट्रा की। अब अगर हम बात करें फूड प्रिजर्वेशन की, फूड को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, इसके लिए लुईस पास्चर ने फूड पास्चराइजेशन का तरीका डेवलप किया था, वो ये है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, कैसे महफूज किया जा सकता है। देखें, प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, यानी हमने प्रोटेक्ट करनी है फूड ताकि स्पॉइलेज ना हो, खराब ना हो, विदाउट डैमेजिंग क्वालिटी, बगैर उसकी क्वालिटी को डैमेज किए बगैर फूड को हमने प्रोटेक्ट करना है, वो स्पॉइलेज ना हो और ना ही उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट हो। उसके लिए पास्चराइजेशन का हमने तरीका इख्तियार करना है। ये तरीका किसने इस्तेमाल किया था, लुईस पास्चर ने, किसके लिए, फॉर मिल्क के लिए। ये मिल्क वगैरह को पास्चराइज किया जा सकता है, यानी प्रिजर्व किया जा सकता है। देखें, ये एक टैंक है, फ्रेश मिल्क लिया जाता है, हम फ्रेश मिल्क एनिमल से लेंगे, ठीक है, काओ एक्सेट्रा से लेने के बाद इसको हीटिंग सेक्शन से गुजारेंगे, फिर कूलिंग सेक्शन में गुजारने के बाद उसके बाद ये क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा। ये पास्चराइज मिल्क है, इस मिल्क के अंदर यानी इसकी पीएच क्या है वो मेंटेन हो चुकी है, जिसकी वजह से ये काफ़ी दिन तक प्रिजर्व रह सकता है, इसके ऊपर कोई किसी का इफेक्ट नहीं हो सकता और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।